And good afternoon, viewers and listeners. Today, in this session, I will discuss about soft skills, a tool for better classroom behavior management. In this session, I will be proceeding step by step about the meaning of soft skills, what is classroom behavior management, what are the responsibilities of teacher, what are the skills required by a teacher to meet these responsibilities. एज वी ऑल नो कि हमारे देश भारत में हमेशा से ही हमने तीन तरीके की साइंसेस को बहुत प्रोपोगेट किया है, उसके ऊपर काफी प्रैक्टिस करी है। वो तीन साइंसेस हैं, फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस जिसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान के अंदर वो ब्रांचेस आती हैं साइंस की जिनमें जो भी हम रूल बनाते हैं, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो विजिबल होते हैं, वो मेजरेबल होते हैं, वो ट्रांसफरेबल होते हैं। जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है। दूसरी साइंस जिसको इंडिया में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया गया और प्रोपोगेट किया गया वो है स्पिरिचुअल साइंस। स्पिरिचुअल साइंस जिसको हम आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान मतलब जिसमें आत्मा के बारे में बात होती है, मनन के बारे में बात होती है, चिंतन के बारे में बात होती है, सुप्रीम पावर के बारे में बात होती है, गॉड के बारे में बात होती है। और जो तीसरी टाइप की साइंस है वो है साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मतलब एक व्यक्ति का बिहेवियर और दूसरे व्यक्ति के बिहेवियर में क्या भिन्नताएं हैं। एक ह्यूमन बीइंग पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ और बिहेव करता है और जब उसकी सिचुएशन अनफेवरेबल होती है तो उसके बिहेवियर में कुछ डिस्टरबेंसेस आती हैं। ऐसा क्यों होता है? इन सब की स्टडी को हम साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के अंदर लेते हैं। तो जो सॉफ्ट स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर का ही एक पार्ट है। ये ये जो साइंस है ये डील करती है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ या ग्रुप ऑफ पीपल के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप है। जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं वो इंडिविजुअल की बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज होती हैं, मतलब उसके व्यवहारिक क्षमताएं। ये जो होती है वो सॉफ्ट स्किल्स के कारण ही हमारे व्यवहार में जो क्षमताएं आती हैं, जो कमियां होती हैं या जो हमारी स्ट्रेंथ होती है। हम ज्यादातर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में देखते हैं कि जब भी हम किसी कंपनी में जाते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वहां पे हमारा स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। मतलब हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेसेस, हमारी अपॉर्चुनिटीज, हमारे थ्रेट्स जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं। मतलब जो हमारे व्यवहार में कुशलताएं हैं हम उनको बढ़ावा देते हैं और जो हमारी वीकनेसेस हैं उन वीकनेसेस को क्रिटिकली इवेलुएट करके हम उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारी बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज हैं ये 5 टाइप की हैं। एक इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसी जिसमें अब व्यक्ति विशेष की अपनी पर्सनल एबिलिटीज, जैसे उसकी डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी, उसकी टीम में काम करने की एबिलिटी, ये जो ट्रेट्स हैं ये इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसी के अंदर आते हैं। और दूसरी टाइप की कॉम्पिटेंसी जो है हमारी बिहेवियरल की है वो है इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसी। इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसी मतलब जैसे हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है या एक व्यक्ति ग्रुप ऑफ पीपल के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है। इसके अंदर हमारे लीडरशिप एबिलिटीज आ जाती हैं। इसके लीडरशिप एबिलिटी मतलब कि हम किस तरीके से प्रेरणा स्रोत बनते हैं दूसरों के लिए, या हम एज अ लीडर अपनी टीम को किस तरीके से लीड करते हैं। अब इसका जो इंपॉर्टेंट ट्रेट है इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसी का वो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स। हम किसी को भी जब करना होता है, हमें ग्रुप में लीड करना होता है, तो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन एबिलिटीज जो हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए। कम्युनिकेशन एबिलिटीज चाहे वो वर्बल हो चाहे वो नॉन वर्बल हो। थर्ड टाइप की बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी में आता है हमारा मोटिवेशनल कॉम्पिटेंसी। अब मोटिवेशनल कॉम्पिटेंसी हम देखते हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, है ना, उनके अंदर हम ये देखते हैं कि उनके अंदर कितनी अच्छी एबिलिटी होती है ग्रुप को मोटिवेट करने के लिए, है ना। ये टीचर्स में भी बहुत ज्यादा पाई जाती है मोटिवेशनल कॉम्पिटेंसी। वो अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है न्यू लर्निंग के लिए, है ना, नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए उनको मोटिवेट करता है। नेक्स्ट है इसकी एनालिटिकल कॉम्पिटेंसी। एनालिटिकल कॉम्पिटेंसी के अंदर हम डाटा के बिहाफ पे चीजों को एनालाइज करते हैं। जैसे एनालिटिकल कॉम्पिटेंसी एक रिसर्चर्स के पास होती है, वो पहले हेलो वो डाटा इंटरप्रेट करता है और डाटा इंटरप्रेट करने के बाद वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ
लेके जाता है। एनालिटिकल कंपिटेंसी ज्यादातर किन में होती है? मैनेजर्स में होती है, टीचर्स में होती है। मैनेजर्स, हमने देखा होगा किसी भी कंपनी के जो मैनेजर्स हैं वो डायरेक्टली कभी भी फील्ड में मार्केटिंग के लिए नहीं जाते, उनके मार्केटिंग एजेंट्स जाते हैं। लेकिन वो अपने मार्केटिंग एजेंट्स को डाटा प्रोवाइड करते हैं बैक एंड पे, उनको ये बताते हैं कि कौन सी स्किल्स, कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई जाएं ताकि हमारी मार्केट इंक्रीज हो। अब जो टीचर, ये मैनेजर्स तो ट्रायल एंड हिट एंड ट्रायल मेथड को अपनाते हैं, लेकिन टीचर हिट एंड ट्रायल मेथड को अडॉप्ट नहीं करता। वो क्लास में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसका जो इमीडिएट उसको सोल्यूशन लेना होता है, एक्शन रिसर्च की हेल्प से लेता है वो। उसमें वो बच्चों की प्रॉब्लम को डायग्नोज करता है, उसके रेमेडियल मेजर्स देता है, उसको फॉलो अप करते हैं। क्योंकि एक टीचर कोई कॉमोडिटी के साथ नहीं डील कर रहा है, एक टीचर ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील कर रहा है। और जब हम ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील कर रहे हैं तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं ले सकते। हमें क्या करना होता है? उसको प्रॉपरली एनालाइज करना होता है डाटा को, तब हम कोई भी तरीके का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं अपनी क्लासरूम बिहेवियर प्रॉब्लम्स जो भी हम फेस करते हैं। लास्ट वन इज मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी। मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी में क्या होता है कि आपने मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट देनी है। एक मैनेजर की ये रिक्वायरमेंट होती है। कई बार टीचर्स के पास रिसोर्सेज पूरे नहीं होते, इनकम्प्लीट रिसोर्सेज होते हैं, तो वो उन कंडीशंस में भी बेस्ट आउटपुट देने की कोशिश करता है। ये आती है मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी। अब हम बात करेंगे कि सॉफ्ट स्किल बहुत जरूरी है किसी भी इंडिविजुअल को पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ के लिए और अपनी वर्क प्लेस में पीसफुल और हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। ये जो सॉफ्ट स्किल टर्म है ये सोशोलॉजिकल टर्म है। ये किसी भी इंडिविजुअल की इमोशनल क्वेश्चंट के बारे में बात करता है, उसके मैनरिज्म के बारे में बात करता है, उसकी पर्सनल हैबिट्स के बारे में बात करता है, फ्रेंडलीनेस के बारे में हम बात करते हैं इसके अंदर। हमारा रिलेशनशिप दूसरे व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का है उसके बारे में इसमें हम डिस्कस करते हैं। सॉफ्ट स्किल्स जो टर्म थी वो बेसिकली स्कूल के साथ एसोसिएटेड नहीं थी पहले, क्लासरूम के साथ एसोसिएटेड नहीं थी पहले। ये टर्म हम इंडस्ट्री में यूज करते थे। इंडस्ट्री में जैसे हार्ड स्किल्स की बात करते थे, ऐसे सॉफ्ट स्किल्स की बात करते थे। जब भी इंडस्ट्री में हम किसी पर्सन को हायर करते हैं तो उसकी जो टेक्निकल एबिलिटीज हैं, उसकी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, उस वो तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को तो सारे प्रोफेशनली साउंड मिल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को तो सारे टेक्निकल डिग्री के साथ मिल रहे हैं। अब वो ऐसा एम्प्लॉय हायर करना चाहेंगे जिसका इमोशनल क्वेश्चन ज्यादा हो, जिसमें एम्पैथी ज्यादा हो, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी रखता हो, प्रॉब्लम को क्रिएट ना करता हो, प्रॉब्लम में से ही प्रॉब्लम ना ढूंढता हो, प्रॉब्लम में से प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता हो। तो अब ये सॉफ्ट स्किल पहले तो इंडस्ट्री में शुरू होती थी, इंडस्ट्री में ही रह गई थी ये बात। लेकिन जब हमने बाद में धीरे धीरे इसको फील किया कि ये केवल इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, ये स्कूल्स में भी ट्रांसफर होनी चाहिए सॉफ्ट स्किल्स की बात। क्योंकि कोई भी पर्सन अपने वर्क प्लेस में जैसे रिएक्ट करता है, जैसे इंटरेक्ट करता है, अपने मैनेजर्स के साथ बात करता है, अपने कोवर्कर्स के साथ बात करता है, सबॉर्डिनेट्स के साथ बात करता है, वो ये सारी कॉम्बिनेशन के बाद ही एक अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट मिलके आता है। तो जो जो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। अब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम किसी लेमैन से पूछते हैं कि आपको लगता है कि टीचर के पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो ना वो साइकोलॉजिकल चीजों के बारे में जानता है, ना वो टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है वो लेमैन। उसका सबसे पहला आंसर ये होगा कि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ाए, है ना, उनको ज्ञान बांटे। तो इंस्ट्रक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आती है टीचर की। टीचर अच्छे से अपनी इंस्ट्रक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पास ऑन करें। नेक्स्ट आता है मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड्स। जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो टीचर को मेंटेन करने पड़ते हैं। अब रिकॉर्ड्स में केवल बच्चे के मार्क्स ही रिकॉर्ड करना नहीं होता है। रिकॉर्ड मेंटेनेंस में आजकल जैसे हम इवैल्यूएशन सिस्टम देख रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी ये कहा है कि होलिस्टिक इवैल्यूएशन, 360 डिग्रीज पे इवैल्यूएशन, बच्चे की पर्सनालिटी के हर एक एस्पेक्ट को इवैल्यूएट करना। अब हम किसी चीज को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो उसको हमें रिकॉर्ड में भी मेंटेन करना है। हमने बच्चे का आईक्यू तो चेक कर लिया उसके मार्क्स देख के, उसके परसेंटेज देख के, क्या हमने बच्चे की सोशल इंटेलिजेंस देखी? क्या बच्चे की हमने इमोशनल इंटेलिजेंस देखी? नहीं। अब
अब जो चीजें चेंज हो रही हैं वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड भी जा रही हैं। हम देखते हैं हमारे जो बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं उसमें बच्चों का फिजिकल हेल्थ का भी एक कॉलम इंट्रोड्यूस होगा कि बच्चे की हाइट, वेट, है ना, उसकी आई साइट, उसका लीडरशिप की एबिलिटी, उसकी क्लास में दूसरे बच्चों के साथ, फेलो फ्रेंड्स के साथ कैसा बिहेवियर है, ये सारी चीजें भी अब रिकॉर्ड मेंटेनेंस के अंदर आ रही हैं। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की वो है मेंटेनिंग क्लास डिसिप्लिन या क्लासरूम मैनेजमेंट। जो क्लास डिसिप्लिन वर्ड था, ये अर्लियर हम क्लास डिसिप्लिन यूज करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे हम क्लास डिसिप्लिन से हम क्लासरूम मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर डिसिप्लिन इंक्लूड हो जाता है। अब नेक्स्ट चीज जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है वो आती है मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स। हमें अपने बच्चों के साथ एक बहुत अच्छे प्यार भरे रिलेशनशिप जिसमें ट्रस्ट बिल्डिंग हो, है ना, बच्चा हमारे पर ट्रस्ट करे, उस तरीके के रिलेशनशिप भी मेंटेन करने पड़ते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरीके से बच्चों की जो ग्रोथ पीरियड है ना, हर डेवलपमेंटल स्टेज पे बच्चे को अलग तरीके का इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है अपने टीचर्स के साथ, है ना। स्कूल, घर के बाद वो जिनके ऊपर सबसे ज्यादा रिलाई करता है वो होते हैं टीचर्स उसके, है ना, वो सेकंड पेरेंट्स की तरह। जब हम बच्चा स्कूल के अंदर आ गया तो वो उनके पेरेंट्स की तरह उनको समझते हैं। तो बच्चे के साथ भी टीचर को एक अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने होते हैं। टीचर की नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है क्रिएटिंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। ऐसा माहौल प्रदान करना बच्चे को जिसमें वो अच्छे से समझ सके, अच्छे से नई चीजों को सीख सके, अच्छा व्यवहार उसके अंदर आए, एक अच्छा सिटीजन बन के वो बाहर निकले। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू हैंडल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। टीचर को बाकी लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करना पड़ता है स्कूल में, है ना। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उसके इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी क्या हो, स्ट्रांग हो, और उसमें डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी हो वो भी टीचर में क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सारी चीजें वो तब मेंटेन कर पाता है जब उसकी अपनी कम्युनिकेटिव स्किल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, अच्छी होती हैं। अब हमने इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में डिस्कस किया कि एन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ये तो हमने कुछ ही दिखाई हैं, है ना। जैसे एक आइसबर्ग होता है, आइसबर्ग हमें वन थर्ड ही सरफेस से ऊपर दिखाई देता है, टू थर्ड उसका जो पोर्शन है वो समुद्र के नीचे होता है। तो टीचर की जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने कोट करी हैं, ये सिर्फ वो वन थर्ड पोर्शन ही है जो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में उसको अपना फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग करनी पड़ती है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो पूरा कर सके। तो वो कौन कौन से स्किल्स होती हैं टीचर की जो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करने में हेल्पफुल होती हैं। सबसे पहले तो सॉफ्ट स्किल्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और दूसरी बात कंटेंट मास्टरी। कंटेंट मास्टरी टीचर की तो बेसिक एलिजिबिलिटी होगी कि उसकी जो भी एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी के साथ ही वो टीचर बन सकता है। कंटेंट मास्टरी हमारे मिनिमम लेवल की एक बात है कि जो होनी चाहिए, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। जब तक टीचर में सॉफ्ट स्किल्स नहीं है वो अपने कंटेंट को ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। उसको पता ही नहीं है कि मैंने किस सिंपैथेटिक एटीट्यूड से प्राइमरी वाले बच्चों के साथ डील करना है। अगर बच्चा सेकेंडरी स्कूल में आता है तो उसको हमें इमोशनल सपोर्ट किस तरीके से देना है। अगर बच्चा हायर स्कूल में है, हाई स्कूल में है, तो हमें उसको किस तरीके की उस बच्चे के साथ किस तरीके से डील करना है। तो वो सारी चीजें सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं। जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं ये टीचर इफेक्टिवनेस को बढ़ाने में एक मतलब बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। इसीलिए सॉफ्ट स्किल्स जरूरी भी होती हैं टीचर्स के लिए, क्योंकि टीचर्स, जैसे हमने पहले बात करी, उसको एन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। वो एन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ कई तरीके से लोगों से वो मिलता है। वो पेरेंट्स से मिलता है, पेरेंट टीचर जब मीटिंग्स होती हैं तो पेरेंट्स से बच्चों की प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में डिस्कस करता है। वो अपने फेलो टीचर्स के साथ बैठ के बात करता है ना। जो उसके अपने इमोशनल डिस्टरबेंसेस हैं टीचर की लाइफ में, वो अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसको डिस्कस करता है। या जो वो क्लासरूम में अपनी कोई प्रॉब्लम देख रहा है तो उसके सोल्यूशन के लिए वो अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ, फेलो टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करता है। वो अपने सीनियर्स के साथ, एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ वो डील करता है। अब ये तीनों लेवल पे वो अलग अलग तरीके की अपनी जो बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी है वो शो करता है। अब जो टीचर के सॉफ्ट स्किल है वो क्यों जरूरी है?
टीचर की सॉफ्ट स्किल्स के कारण ही क्लास में जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग की जब हम बात करते हैं, वो जो डिफरेंस आता है कि एक एवरेज टीचर और एक जो हाईली मतलब जिसके अंदर हाई सॉफ्ट स्किल्स की एबिलिटी है, उनकी जो टीचिंग डिफरेंस है वो नेचुरल ही शो होने लगता है। उसी क्लासरूम का जो बिहेवियर होता है, वो सारी चीजें उसके सॉफ्ट स्किल के साथ ही रिलेटेड है। हमें पता है कि टीचिंग कोई बहुत इजी काम नहीं है ना। एज अ टीचर हमें पता है कि अगर हमें 35 मिनट का एक लेक्चर देना है, तो हमें एटलीस्ट 1 से 1.5 से 2 घंटे तक हमें उसकी लेसन प्लानिंग के लिए लगते हैं, क्योंकि हमने क्लास में जितने भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको ध्यान में रख के अपने लेसन को प्लान करना है। हमने सारी अपनी एक्टिविटीज वैसे प्लान करनी है, उन एक्टिविटीज में हमने सॉफ्ट स्किल्स को भी यूज करना है ना। तो टीचिंग ऐसे कॉम्प्लेक्स एक्ट है जो सॉफ्ट स्किल की हेल्प से ही अचीव किया जा सकता है। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जो टीचर को स्किल्स चाहिए थी, वो आज बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो गया है ना। एट प्रेजेंट तो हम देख रहे हैं कि टीचर को अब टेक सेवी भी होना पड़ रहा है, जिस तरीके से ऑनलाइन टीचिंग की तरफ हम सारे शिफ्ट हो गए हैं ना। इवन लैब वर्क जो है वो अब ऑनलाइन टीचिंग की हेल्प से चल रहा है। हम देख रहे हैं कि हम तो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि लेबोरेटरी भी कभी ऑनलाइन टीचिंग की हेल्प से पढ़ाई जा सकती है, लैब वर्क कभी साइंस का कराया जा सकता है। लेकिन नहीं, अब वो ये टीचर इफेक्टिवनेस वाली बात है। यहाँ पे टीचर कितना रेडी है न्यू चीज को एक्सेप्ट करने में। नॉलेज तो नो डाउट इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक जो राइट हमारी सॉफ्ट स्किल्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सक्सेसफुल होने के लिए। हमें अपने बच्चे को अपने सब्जेक्ट से ज्यादा जानना होता है। मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एसएसटी, ये तो हम लोग पढ़ के आ गए हैं ना। वी आर मेच्योर अनफ, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, हमारी कंटेंट मास्टरी वैसे वैसे बढ़ती जाती है। लेकिन क्या हम अपने बच्चे को जानते हैं? जो बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक या क्लास 12 तक वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, हमें उस बच्चे की साइकोलॉजी भी जानना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि जैसे सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स इस तरीके से कंट्रीब्यूट करती हैं। अगर टेक्निकल स्किल्स हैं तो वो 15% कंट्रीब्यूट करती है हमारी टीचिंग इफेक्टिवनेस में, और जो अगर सॉफ्ट स्किल्स हैं तो वो 85% कंट्रीब्यूट कर रही हैं हमारी टीचिंग इफेक्टिवनेस में। जो बेस्ट एजुकेटर होता है वो सॉफ्ट स्किल्स को यूज करता है। कई जगह पे आप क्लास मतलब स्कूल में कई जगह पे वो लोगों से मिलता है थ्रू आउट द डे। हम पिक्चर में भी देख रहे हैं, है ना। एक टीचर अपने बच्चों के साथ क्लासरूम के अंदर किस तरीके से बात कर रहे हैं ना, वो सारे बच्चे आप देखो पिक्चर में भी दिख रहे हैं कि वो किस तरीके से अपने टीचर को ध्यान से सुन रहे हैं। उनके एक्सप्रेशन और टीचर के एक्सप्रेशन कितने ज्यादा मैच कर रहे हैं। वो इसलिए मैच कर रहे हैं क्योंकि ये टीचर अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड है। ये है ना, ये आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में नहीं पढ़ा रहा, ये रियल एटमॉस्फेयर में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा हम देख रहे हैं, दूसरी पिक्चर में हम देख रहे हैं कि टीचर सिर्फ क्लासरूम तक ही तो नहीं एसोसिएटेड है ना, टीचर प्लेग्राउंड में भी बच्चों के साथ है। अब प्लेग्राउंड में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए वो बच्चों के साथ ही उनके ग्रुप में इकट्ठा होकर खड़ा हुआ है ना, बाहर से वो इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहा है। जब बच्चों को उसने हक किया हुआ है, बच्चों के साथ इकट्ठा मिलके है, तो बच्चों का जो मॉरल बूस्ट है वो बहुत ज्यादा उनको मॉरली अप कर रहा है, बच्चों को सपोर्ट कर रहा है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इधर। हम दूसरे एक और पिक्चर में देखेंगे ऊपर की, एक टीचर लेबोरेटरी में बच्चे को स्किल्स सिखा रहा है कि हाउ टू यूज लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स। बच्चे को डर लगता है ये सारे इक्विपमेंट्स देख के इनिशियली, वैसे ही वो बोरोसिल के कांच के ग्लासेस वेयर देख के ना बच्चा डरता है ये टूट ना जाए, इसको मैं हैंडल कैसे करूं। तो वो जो फियर है वो टीचर कैसे निकाल रहा है, उसके साथ वो स्किल सिखा रहा है उसको हाउ टू यूज इट, है ना, कैसे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है। या हम वोकेशनल टीचिंग में भी देखते हैं कि हमने बच्चों को जो भी स्किल सिखानी है उसमें हम बच्चों के साथ हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। हम ऐसे थियोरेटिकली नहीं पढ़ा सकते उसको कि हम डाइस पे खड़े होकर उसको पढ़ाएं और बताएं कि आपने अगर प्लम्बिंग का काम करना है, हमने टेलरिंग का काम करना है, हमें ब्यूटिशियन का कोर्स सीखना है, या हमें कंप्यूटर का शॉर्ट टर्म कोर्स करना है। जो भी वोकेशनल कोर्सेज हैं उनके साथ टीचर को जुड़ना पड़ता है अपने बच्चे के साथ। एक और पिक्चर देखेंगे जिसमें एक बच्चा रो रहा है, एक लड़की रो रही है, वो किसी कारण से डिस्टर्ब है। अब उस डिस्टरबेंस को वो टीचर किस तरीके से, अब उसका जो हम बिहेवियर देख रहे हैं, उसकी जो पोजीशन देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि टीचर बैठ के बच्चे की बात सुन रहा है ना, वो नी डाउन हो गया है, घुटनों पे बैठा हुआ है, बच्चे के लेवल पे आके, जैसे हम कहें कि दिल की बात समझने के लिए, उसके दिल तक पहुंचने के लिए, उसके लेवल तक पहुंचने के लिए वो टीचर भी झुक के उसको पकड़ के उससे बात कर रही है। वो बच्चा रो रहा है
और उसको वो इमोशनल सपोर्ट दे रही है ना? तो ये सारी सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो टीचर थ्रू आउट द डे मतलब रिएक्ट करता है इन सॉफ्ट स्किल्स के साथ। कोठारी कमीशन 1964-1966 में आया था। कोठारी कमीशन का एक फ्रेज बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था वहां 1964 से लेके आज तक ये फ्रेज इतना पॉपुलर है कि कई बार ये यूज होता है। ये फ्रेज है, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज शेप्ड इन हर क्लासरूम। जो भारत का भाग्य है वो कहाँ पे निखर रहा है, वो क्लासरूम्स में निखर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे देश का जो फ्यूचर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? क्लासरूम में कौन होता है? यंग माइंड्स होते हैं, यंग बच्चे होते हैं, है ना? वो सारा फ्यूचर किस पे डिपेंड कर रहा है? बच्चों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो जितनी भी एडवांसमेंट है, साइंस, टेक्नोलॉजी, म्यूजिक, है ना, लिटरेचर, ये सारी की सारी जो भी एडवांसमेंट है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? हमारे बच्चों के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो क्लासरूम की, स्कूल की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमें अच्छे सिटीजन बनाने हैं। साथ में हमें साइंटिस्ट तो प्रोड्यूस करने ही करने हैं, लेकिन हमें एक अच्छा व्यक्ति बना के भी बच्चे को क्लास से बाहर भेजना है, ताकि वो समाज में अच्छे से रह सके। एक दूसरे को, समाज में जितने भी हैं व्यक्ति, वो दूसरे को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर सके। जो पिछली फ्रेज थी, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज शेप्ड इन हर क्लासरूम, अब इसमें देखेंगे कि कौन शेप कर रहा है ये डेस्टिनी। टीचर शेप कर रहा है ना ये डेस्टिनी। कैसे शेप कर रहा है वो इस डेस्टिनी को, और किसकी डेस्टिनी शेप हो रही है, और वो उस शेप डेस्टिनी शेपिंग के लिए जो जो बेसिक चीज है वो क्या चीज है? स्टूडेंट्स की डेस्टिनी। स्टूडेंट्स को हम चेंज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को हम चेंज कर रहे हैं, है ना? और ये सारा जो एक्सपेरिमेंट है ये कहाँ पे हो रहा है? कौन सी लेबोरेटरी में हो रहा है ना, जिसमें हम किसी को चेंज कर रहे हैं, किसी की बिहेवियर की मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, और कोई उसमें साइंटिस्ट है जो बैठा हुआ ये काम कर रहा है। वो ये सारी चीजें हो का रही हैं। ये कौन सी लेबोरेटरी है? ये लेबोरेटरी क्लासरूम है ना? वहीं पे हमारे देश की डेस्टिनी क्या हो रही है? बन रही है। तो अब वो ये इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टीचर की, और साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी मेजर क्या है कि हमें अच्छे सिटीजन्स बनाना है ना? हमारे ऊपर दिन प्रतिदिन इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भार बढ़ता जा रहा है। आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले ये वाली बात कभी भी नहीं आती थी कि जो टीचर हैं वो डिसकंटेंटेड फील कर रहे हैं या टीचर बर्न आउट फील कर रहे हैं। लेकिन अभी ये हाल ही में 80s 90s के बाद से ये बात बहुत ज्यादा आने लगी है। फॉरेन कल्चर से धीरे धीरे अभी इंडियन कल्चर में भी ये शिफ्ट हो रही है। टीचर बर्नआउट की बात। बर्नआउट क्या होता है? नाम से स्पेसिफिक हो रहा है कि बर्नआउट मतलब कोई चीज जो खराब हो रही है किसी तरीके से, है ना? बर्नआउट एक टाइप का फंक्शन होता है जिसके कारण इंडिविजुअल स्ट्रेस्ड फील करता है। स्ट्रेस्ड कहाँ फील कर रहा है? वो अपनी सोशल लाइफ में भी स्ट्रेस्ड फील कर रहा है, अपने वर्क एक्सपीरियंस, अपनी वर्क लाइफ में भी वो स्ट्रेस्ड फील कर रहा है। ये एक तरीके का इमोशनल एग्जॉस्टेशन होती है। जब हम इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम फील करते हैं कि अब मेरे इमोशनल डिस्टरबेंसेस शुरू हो गई हैं, डिपर्सनलाइजेशन आ रही है, हम अपने काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, है ना? ये सारी चीजें किस में आती हैं? बर्नआउट में। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है टीचर की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे। तो ये जो टीचर है ये डिसकनेक्ट कंटेंटेड या बर्नआउट क्यों फील कर रहे हैं? वेनेमन ने 1987 में एक स्टडी करी जिसमें था प्रॉब्लम्स एज परसीव्ड बाय न्यू टीचर्स, कि जो न्यू टीचर्स हैं वो किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम्स परसीव कर रहे हैं। जब एक हम टीचिंग प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं, नोबल प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं, हम कितने आइडियलिस्टिक मोड में आके इस प्रोफेशन को चूज करते हैं कि मैं जब टीचर बनूंगा, या मैं अपने किसी टीचर से इंस्पायर होता हूँ, है ना? अपने प्राइमरी टीचर, जब मैं प्राइमरी स्कूल में था जब मैंने देखा था मेरी टीचर इतने अच्छे से प्यार से पढ़ाती है ना? तो मैं उसको देख के इंस्पायर हुआ और मैंने सोचा कि मैं भी बड़े होके टीचर बनूंगी। वो जो मेरा आइडिया था, जो मिशनरी आइडियल्स थे, है ना, बिफोर एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग, वो धीरे धीरे जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी जो हम सीखते हैं, लेकिन वो जब हम रियलिटी में क्लासरूम में जाते हैं वो उससे बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो धीरे धीरे टीचर ये देखता है कि जो क्लासरूम डिसिप्लिन की जो प्रॉब्लम है, क्लासरूम इनडिसिप्लिन की जो प्रॉब्लम है, उसके कारण टीचर फ्रस्ट्रेटेड फील करना शुरू करता है। और ये इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम केवल टीचर्स के लिए नहीं आती है, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी आती है। अभी हमने पीछे 2 साल पहले एक न्यूज सुनी थी सबने, कि नोएडा के एक रेप्यूटेड स्कूल में एक बच्चे ने
अपने जूनियर स्टूडेंट को स्कूल में चाकू मार के उसकी हत्या कर दी, है ना? और उसके पीछे क्या कारण था कि वो बच्चा नहीं चाहता था कि स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग हो, एग्ज़ाम्स के शेड्यूल को वो डिस्टर्ब करना चाहता था। अगर एग्ज़ाम का शेड्यूल डिस्टर्ब होगा तो पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होएगी, जितनी भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे घर तक नहीं पहुँचेंगी, है ना? अब इतना बड़ा स्टेप ले लिया बच्चे ने, इतना बिहेवियरल जो उसका था, स्ट्रेस था, वो उसका जो इफ़ेक्ट डाला उसने, एक निर्दोष बच्चे को मार दिया उसने, है ना? ये कितना डिस्टर्बिंग इवेंट था ये। अब ऐसे ही एक इवेंट और आज से ढाई 3 साल पहले चेन्नई में एक रिपोर्ट हुआ। उसमें क्या हुआ कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने एक 8th क्लास के बच्चे के बैग से चाकू निकाला। वो चाकू निकाल कर उसने जब रिपोर्ट करी स्कूल में, टीचर्स को बताया, तो ये रीज़न निकल के आया कि बच्चे ने ये कहा कि क्लास में टीचर मेरे ऊपर चिल्लाती है, इसीलिए आज मैंने सोचा कि मैं टीचर को इससे नुकसान पहुँचाऊँगा। अब उसके पीछे ऑल इंडिया एसोसिएशन ने एक सर्वे किया गुड़गाँव और महाराष्ट्र के कुछ स्कूलों में ये सर्वे हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, टीचर क्यों चिल्ला रहा है क्लास में, क्यों ज़ोर से बोल रहा है क्लास में। तो उन्होंने देखा जो पीपल टीचर रेशियो है 1:30 या 1:35, ये इतना बड़ा रेशियो बन जा रहा है कि टीचर को अपनी बात कन्वे करने के लिए ज़ोर से बोलना पड़ रहा है। फिर वो उसके नेचर, उसके बिहेवियर में ये एग्रेशन आना शुरू हो रहा है टीचर के, और बच्चा इसको फ़ील कर रहा है कि क्लास में मेरी इंसल्ट हुई है, टीचर ने मुझे ज़ोर से बोला है। तो इस तरीके की जो डिस्टर्बेंसेस है, हार्श रियलिटी है क्लासरूम की, वो उन चीज़ों से टीचर क्या हो रहे हैं, बर्नआउट फ़ील कर रहे हैं। वो बार-बार यही रिपोर्ट कर रहे हैं, बार-बार यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो क्लासरूम का जो डिसिप्लिन है ना, ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है हमारे लिए। जिसके कारण से कि हमारा जो है बच्चों के साथ जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, वो इसी कारण से आ रहा है। हम ये वायलेंस और एग्रेशन जो वाया मीडिया हम देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। अब इसमें कहीं न कहीं कंट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी का भी आ रहा है ना? हमारे फैमिली में, हमारे घर में हम देखते हैं कि बच्चे इस तरीके के वीडियो गेम्स खेलते हैं जिसमें बच्चा लड़ाई कर रहा है, एग्रेशन दिखा रहा है, या हम कुछ ऐसी फाइट्स देखते हैं जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूएफ है या कुछ इस तरीके की फाइट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर बच्चा देख रहा है, बहुत वायलेंस देख रहा है बच्चा, है ना? बच्चे को उसके आफ्टर इफेक्ट्स नहीं पता, वो इम्प्लीमेंट कर देता है अपनी क्लास में आकर। टीचर इन इन सिचुएशंस के साथ वो डील नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं डील कर पा रहा? उसने ये रिपोर्ट किया अपनी स्टडी में, वेनमिन ने 1987 में, कि लैक ऑफ ट्रेनिंग, जो टीचर्स को ना हम ट्रेंड नहीं कर पा रहे हैं कि इस तरीके के डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर को किस तरीके से कंट्रोल करना है। उसका कारण क्या हो रहा है? टीचर स्ट्रेस में आ रहा है, टीचर बर्नआउट फील कर रहा है, और फाइनली कई बार ऐसा होता है कि टीचर अपने इस प्रोफेशन को छोड़ देता है, टीचिंग प्रोफेशन को छोड़ देता है, जिसका उसने सपना लिया होता है ना? बचपन में सोचता है कि मैं टीचर बनूँगा। तो अब वो जो ट्रेनिंग का पार्ट है कि हम टीचर को किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, उसके लिए हम सॉफ्ट स्किल्स का यूज़ करते हैं। हम टीचर की कम्युनिकेटिव स्किल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम टीचर की टीम वर्क की जो एबिलिटी है ना, टीम में किस तरीके से काम करना है। कोई भी बच्चा, कई बार ऐसे होते हैं बच्चे कि वो ग्रुप में काम नहीं करना चाहते, वो ग्रुप में डम्मी स्टूडेंट की तरह बैठे रहते हैं, है ना? तो टीचर का काम ये होता है कि उसको टीम वर्क सिखाया जाए। टीचर क्या करता है, सबसे पहले हम टीम के साथ एसोसिएशन कब फ़ील करते हैं? जब हमारी टीम का कोई नाम होता है, तो टीचर को ना बच्चों को ये सजेस्ट करना चाहिए कि तुम्हारी ये टीम है, ये तुमने प्रोजेक्ट करना है, अपनी टीम का नाम सजेस्ट करो। जब हम टीम का नाम सजेस्ट करते हैं, तब हम हमेशा टीम के साथ एसोसिएटेड फ़ील करते हैं। एज़ अ स्टूडेंट अगर मेरी टीम का कोई नाम होगा तो मुझे लगेगा कि मेरी टीम जीतेगी या हारेगी ना, उसकी प्रेज़ होएगी, तो वो टीम नेम एलोकेट करना बहुत ज़रूरी है टीचर को, और उसके लिए उसको बच्चों की हेल्प लेनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाली सॉफ्ट स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स कभी आएँगी नहीं कि आज हमने कोई थ्योरी बना ली, कल हमने यही जो सॉल्यूशन है ये दूसरे प्रॉब्लम में भी लगा देना है। हर रोज़ नई समस्याएँ आएँगी, हर रोज़ हमें उस समस्या को नए तरीके से हल करना होगा, है ना? पुरानी समस्या उसको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन समस्या का हल हमें हर रोज़ नई समस्या का नया हल देखना होगा। क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी, स्ट्रेस को मैनेज करने की एबिलिटी, है ना? ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। रिसोर्सफुलनेस की एबिलिटी, हमने पीछे अभी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक पिक्चर सर्कुलेट हुई थी, हमने देखा था कि एक टीचर विद द हेल्प ऑफ
हैंगर जिसमें हम कपड़े लगाते हैं, टांगते हैं, विद द हेल्प ऑफ हैंगर वो अपना मोबाइल सेट करती है और ऑनलाइन टीचिंग करवा रही है क्लास में ना। रिसोर्सफुलनेस, कई बार रिसोर्सेस हमारे पास इतने अच्छे नहीं होते कि हम कर सकें, लेकिन टीचर को एक रिसोर्सफुल होना बहुत जरूरी होता है ना, मिनिमम चीजों से मैक्सिमम आउटपुट निकाले वो। क्रिएटिविटी, लीडरशिप, है ना, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये सारी टाइप की जो सॉफ्ट स्किल हैं जिनको हमने पिछले 2 सेशंस में भी हमने सुना, डॉक्टर मनजिंदर कौर सैनी, डॉक्टर शालू जिंदल, इन्होंने एक्सप्लेन करी थी। हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। जो लैक ऑफ बिहेवियरल मैनेजमेंट इन क्लासरूम लीड्स टू, अगर क्लास में हमारा जो बिहेवियरल मैनेजिंग स्किल्स हैं उसमें कोई कमी है, तो वो क्या, उससे क्या रिजल्ट होके आएंगे? उससे टीचर की अपनी सेल्फ एफिकेसी है वो क्या होएगी, डिक्रीज होएगी। सेल्फ एफिकेसी मतलब उसकी अपनी सोच की मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। हम सब में अपनी सेल्फ एफिकेसी होती है, हम अपने आप को जज करते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। कई इंडिविजुअल्स में ये सेल्फ एफिकेसी बहुत हाई होती है ना। एबिलिटी, अपनी एबिलिटी जानना, कई बार हम अंडर अपने आप को अंडर वो डील कर लेते हैं कि मेरे में ये एबिलिटी नहीं है ना। तो ये जो बिहेवियरल मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं क्लास में जितने भी, उसके कारण टीचर अपने आप को वीक फील करता है कि मैं तो टीचर बनने के काबिल नहीं था, मतलब मैं अब ये टीचिंग प्रोफेशन छोड़ दूं, है ना। ये जो लो सेल्फ एफिकेसी होती है, इसके कारण हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ, अपनी जॉब के साथ हो जाता है, जिससे कि अब आगे ये जब नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो गया हमारा अपनी जॉब के साथ, हम पसंद नहीं करते, हम जाना नहीं चाहते क्लास में, पर्टिकुलर एक सेक्शन में तो मैं जाना ही नहीं चाहती, कई बार ऐसा हमारे माइंड में होता है, ये सबसे बदमाश क्लास है ना, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, हमारा नेगेटिव एटीट्यूड बन गया उस क्लास के साथ। धीरे धीरे वो जॉब तक शिफ्ट हो गया हमारा कि मैं टीचिंग ही नहीं करना चाहती हूँ, है ना। इसके कारण क्या होगा, जो हमारा क्लासरूम इन्वायरमेंट था वो और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, वो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। टीचर डिस्ट्रेस्ड फील करेंगे, बर्न आउट फील करेंगे और लीव करेंगे अपने प्रोफेशन को। अब वो जो मिसबिहेवियर है, टीचर्स ने क्या क्या मिसबिहेवियर कोट किए हैं कि बच्चे किस तरीके के मिसबिहेवियर करते हैं ज्यादातर क्लास में। बुलिंग, बुलिंग बुल वर्ड से बना है ना, जैसे बुल में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है ना, उसको देख के सारे डरते हैं। ऐसे ही कुछ बच्चे होते हैं क्लास में जो बुली करते हैं, है ना, दूसरे को परेशान करते हैं, दूसरे के अगेंस्ट एक ग्रुपिज्म बना लेते हैं कि एक 8-10 बच्चे किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को हरास कर रहे हैं हर टाइम। बुलिंग, इसको बुलिंग कहते हैं। इस तरीके का मिसबिहेवियर बहुत ज्यादा कोट किया गया है टीचर्स की तरफ से। इनअटेंशन, बच्चा क्लास में इनअटेंटिव है, वो सुन ही नहीं रहा है जो टीचर बता रहा है उसको, जो इंस्ट्रक्शंस टीचर दे रहा है वो उसको सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। ये इनअटेंशन क्यों हो सकती है ना। कई बार हमारी मेथोडोलॉजी गलत हो सकती है, टीचर की टीचिंग मेथोडोलॉजी गलत हो सकती है, टीचर का जो लेसन प्लान है वो एवरेज बच्चों के हिसाब से टीचर ने बनाया, लेकिन टीचर उस क्लास में जो हाई आईक्यू वाला बच्चा, उसको लग रहा है ये सारी चीजें तो मुझे पता है ना, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस चैप्टर जिससे मैं कोई वैल्यू एडिशन हो रही हो मेरी नॉलेज में। तो उसके कारण भी वो इनअटेंटिव हो सकता है कि बच्चे की फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है ना, उसको पेन है, उसके स्टमक एक है उसको। आप अगर किसी बच्चे के पेट में दर्द है तो आप टीचर कितना भी कोशिश करे कि वो ध्यान से सुने, बच्चा नहीं सुन रहा है, सुन ही नहीं सकता जब तक उसकी फिजिकली फिट ना हो बच्चा। हो सकता है बच्चे किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा हो, है ना, फैमिली में कोई डिस्टरबेंस हो, या उसको बुली करा जा रहा हो क्लास में, है ना। वो कई कारण हो सकते हैं इन अटेंशन के, पर ये टीचर उसको मिसबिहेवियर में काउंट कर रहे हैं कि ये एक टाइप का मिसबिहेवियर है जो क्लासरूम में देखा गया है ज्यादा। एक है नीडलेस टॉक्स, मतलब बच्चा यूजलेस एक दूसरे से बातें करके क्लास के माहौल को खराब कर रहा है। एपैथी, एपैथी एम्पैथी का एकदम उल्टा हुआ ना, जिसमें हम दूसरे व्यक्ति के बारे में जानते हैं, उसके दुख दर्द को जानने की कोशिश करते हैं, पर क्लास में कई बार ऐसा होता है ना कि दूसरे को इरिटेट करना है, उसको हम परेशान करेंगे, हम उसको डराते हैं। कई बार बच्चे ऐसे भी होते हैं ना कि अगर तूने मेरी ये बात बता दी तो मैं टीचर को तेरे जो तूने मेरे साथ सीक्रेट शेयर किया वो मैं डिस्क्लोज कर दूंगा तेरे पेरेंट्स को या तेरे टीचर्स को, है ना। इस तरीके के जो बिहेवियर होते हैं, दूसरे को परेशान करना, झूठ बोलना, चीटिंग करना, चोरी करना, ये सारे के सारे टाइप के जो मिसबिहेवियर हैं, ये टीचर्स ने बताए हैं कि इस तरीके के मिसबिहेवियर्स क्लास में होते हैं। अब इन मिसबिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए क्लासरूम बिहेवियर मैनेजमेंट स्किल्स को अपनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, है ना। अब जो क्लासरूम बिहेवियर मैनेजमेंट है वो है क्या? बेसिकली ये एक प्लान्ड एक्टिविटी है। अगर कोई भी चीज प्लान्ड है तो इसका मतलब हमें उसी के
पॉइंट्स पे चलना है ना, जैसे हमने प्लानिंग करी हुई है। ये बिहेवियर मैनेजमेंट स्किल तो प्लान्ड तो है, लेकिन इसमें फिर भी थोड़ा स्कोप रखा जाता है इम्प्रोवाइजेशन का, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है, क्योंकि जिस बिहेवियर को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस बिहेवियर में कई बारी इस तरीके के रिएक्शन आ जाते हैं कि जो हमारी प्लानिंग के अंदर नहीं थे। अब उस पर्टिकुलर रिएक्शन को कैसे हमने कंट्रोल करना है, ये सारी की सारी प्लानिंग प्रायर होती है विद द स्कोप ऑफ सम फ्लेक्सिबिलिटी, सम इम्प्रोवाइजेशन। हमें बच्चे की मोटिवेशन इंक्रीज करनी है, बच्चे को एंगेज करना है क्लास में। ठीक है, ये सारी चीजें क्लासरूम बिहेवियर मैनेजमेंट में आती है। अब क्लासरूम बिहेवियर मैनेजमेंट प्रिवेंटिव टेक्निक है, रिएक्टिव नहीं है ये। प्रिवेंटिव मतलब कि हमेशा हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन वो, कि मतलब कि हम पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स अपना के चले, इंस्पाइट कि हमारे साथ कोई एक्सीडेंट हो, है ना, हम पहले हेलमेट पहन के ड्राइव करते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर। अब ये जो है क्लासरूम बिहेवियर मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो रिएक्टिव नहीं होती, प्रिवेंटिव होती हैं। हम पहले से ही डिफिकल्ट बिहेवियर को कैसे डील करना है, उसको कितने एफिशिएंटली हमें डील करना है, इसको हम पहले से ही बना के चलते हैं। जो क्लासरूम बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं वो कंट्रोल्ड होती हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। उसमें जैसे हम कह रहे हैं कि उसमें रिलेशनशिप पावर और कंट्रोल का भी होता है, नो डाउट, क्योंकि हमें जब किसी के बिहेवियर को मॉडिफाई करना है तो हमें प्यार से भी करना है। हमें उसमें थोड़ी सी अपना एज अ टीचर वाला जो एक कंट्रोल या पावर वाला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो भी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, पर इतना भी ज्यादा नहीं करते हैं। हम उसको एक बैलेंस बना के चलते हैं कि बच्चा भी उसमें ये ना फील करे कि मैं क्या हूँ, मेरी आजादी के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुड स्टैंडर्ड ऑफ क्लासरूम बिहेवियर बनाते हैं? सबसे पहले तो डिसिप्लिन की बात होगी। जब तक क्लासरूम में डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचर के, वो पास ऑन ही नहीं हो पाएंगे। जो टीचर ने प्लान किया है कि मैंने ये चीजें पढ़ानी है, वो तब तक नहीं कन्वे कर पाएगा जब तक कि उसके क्लासरूम प्रॉपरली डिसिप्लिन में ना हो। उसके लिए टीचर को अपनी मैनेजमेंट स्किल्स पे भी ध्यान देना पड़ता है, जिसमें लीडरशिप आती है, ट्रेनिंग आती है, कंसिस्टेंसी आती है, या बच्चे के बिहेवियर को भी मॉनिटर करना पड़ता है। मॉनिटरिंग ऑफ बिहेवियर जिसे कहते हैं। हम देखते हैं क्लासरूम का जो सेटअप होता है उसमें जो बच्चों की सिटिंग प्लेस होती है और जो टीचर की जो डायस होता है या टीचर का जो प्लेटफॉर्म होता है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, वो थोड़ी सी हाइट में खड़ा होता है, क्योंकि उसने पूरे बच्चों के ऊपर क्या होता है, मॉनिटरिंग भी करनी होती है। जब टीचर क्लास में लिख रहा होता है ब्लैक बोर्ड पे, तो वो पूरा की पूरा ब्लैक बोर्ड की तरफ फेस नहीं करता है ना। उसके पीछे एक तो कारण ये भी है कि जो कंटेंट वो लिख रहा है वो छुप जाएगा, लेकिन साथ में वो किसी एक इंक्लाइंड तरीके से खड़ा होकर लिखता है, वो लिख भी रहा है और साथ में बच्चों को वो मॉनिटर भी कर रहा है। डिसिप्लिन प्रॉब्लम जनरली तब आती है जब बच्चा डिसएंगेज्ड होता है। जब बच्चा प्रॉपरली क्लासरूम में उसको हम एंगेज नहीं कर पा रहे हैं तो वो इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है। तो टीचर को क्या करना चाहिए, प्रॉपर ब्लॉक ऑफ टाइम क्रिएट करने होते हैं ना, उसको एलोकेट करना पड़ता है टाइम की। इंस्ट्रक्शनल टाइम क्या है, एंगेजमेंट टाइम क्या है, कब मैं बच्चे को स्टेज पे बुला के उससे सोल्यूशन सॉल्व करवाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, या कब मैं रोल प्लेइंग मेथड को अपना के बच्चे को एंगेज करूंगा क्लास में। हमें जितनी भी अपनी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी प्लान करनी पड़ती है, किस तरीके से कि हमारा जो भी मटेरियल हो वो एजुकेशनली रेलिवेंट हो, जो भी हमारी एक्टिविटी हो उसका जो बेसिक पर्पस है, वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन है या ट्रांसफर ऑफ नॉलेज है, वो एजुकेशनली रेलिवेंट मटेरियल हम क्या करें, इकट्ठा करें, उसको उसी सीक्वेंशियल ऑर्डर में प्लान करें जिस ऑर्डर से बच्चा इजीली अंडरस्टैंड कर सके। मतलब हमारी जो सीक्वेंस होनी है फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स हम मूव करें, है ना। पहले हम इजी चीजें बताएं बच्चों को, फिर धीरे 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 हम कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ मूव करें। ऐसा ना हो कि हम उल्टा काम करें कि पहले हम टफ वाला पोर्शन पहले एक्सप्लेन करना शुरू कर दें और उसके बाद हम इजी वाले पोर्शन पे आए। तो वो साइकोलॉजिकल तरीका नहीं है किसी भी चीज को प्लान करने का। वी शुड मूव फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स। हमें बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देनी होती है ताकि वो क्या है, अपने एकेडमिक काम को पूरा करने में अपना सपोर्ट भी दें, है ना, वो रिस्पॉन्स भी करें क्लास में। हमें बच्चों को इमीडिएट फीडबैक देना चाहिए। हमें प्रिपेयर होना चाहिए जो पोटेंशियल डिस्ट्रप्शंस हैं क्लास में, उसके लिए टीचर को प्रिपेयर होना चाहिए। उसको ये देखना चाहिए कि मिसबिहेवियर का क्लास में या डिस्टरबेंस का क्लास में क्या कोई पर्टिकुलर टाइम हो रहा है, क्या स्टार्टिंग ऑफ लेसन हो रहा है जब टीचर एक टीचर क्लास से शिफ्ट होके दूसरा टीचर जब एंटर करता है,
तो क्या उस दौरान डिस्टरबेंस हो रही है? हाँ, उस दौरान डिस्टरबेंस हो सकते हैं क्योंकि बच्चे एंगेज्ड नहीं है उस दौरान, है ना? तो वो सारी चीज़ें टीचर को नोट करनी चाहिए, वो जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको डिफ्यूज़ करना चाहिए टीचर को। टीचर को ये देखना चाहिए, क्या मेरे स्टार्टिंग ऑफ लेसन में प्रॉब्लम आ रही है या जब हम टॉपिक एंड कर रहे हैं तब ये प्रॉब्लम आ रही है, कंक्लूड जब हम कर रहे हैं अपने लेसन को, अपनी प्रेजेंटेशन को, तब प्रॉब्लम आ रही है, ये कब आ रही है? जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको रीटास्क करे फिर अपने मेथोडोलॉजी को। कई बार होता है कि बच्चा क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, कोई पर्टिकुलर एक ग्रुप है वो क्लास में डिस्टरबेंस करता है, तो टीचर क्या करता है उसकी सिटिंग प्लेस चेंज कर देता है, टेम्परेरी उसको रीएलोकेट कर देते हैं नई जगह, है ना? इस तरीके से टीचर बच्चे को जो भी ये डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर है उसको हटाने की कोशिश करता है। और रेयरली ऐसा होता है कि टीचर बच्चे को क्लास से बाहर निकाल देता है ना? जब भी बच्चे को क्लास से बाहर निकालता है टीचर, तो उसका इमीडिएट ये होना चाहिए कि उसको अपने अथॉरिटीज को इंटीमेट करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चा इस चीज को बहुत नेगेटिवली एक्सेप्ट करता है और कोई गलत काम ना कर दे, उसको अपने अथॉरिटीज को बताना चाहिए इमीडिएटली, अपने काउंसलिंग सेल को बताना चाहिए। जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो भी क्लासरूम मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि अगर हम देखें कि क्लासरूम में 30 की कैपेसिटी है या 20 की कैपेसिटी है और जो डायमेंशंस हमें प्रिस्क्राइब्ड हैं कि क्लासरूम की इतने बाय इतने की डायमेंशन होनी चाहिए, अगर उससे छोटा क्लासरूम है तो वो नेचुरली जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो बच्चों के लिए कंफर्टेबल नहीं है, जिसके कारण बच्चा क्या क्या फील करेगा, मतलब वो शरारतें ज्यादा करेगा, डिस्टर्ब फील, अनकंफर्टेबल फील करेगा, है ना? तो फिजिकल एनवायरनमेंट को भी ठीक रखना है, बच्चों को प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट देनी है, प्रॉपर लाइटनिंग, प्रॉपर फैन, प्रॉपर क्रॉसिंग ऑफ एयर, ऐसा सिस्टम होना चाहिए क्लास में। टीचर को फेयर होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर एक टीचर के अंदर अच्छी सॉफ्ट स्किल्स हैं तो वो उसका अपने बच्चों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनता है ना? वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर लेता है, वो क्लास में रिसोर्सफुलनेस यूज करता है अपनी, वो टीम टीचिंग की तरफ प्रोवाइड मूव करता है, उसकी अपनी मेंटल हेल्थ, स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ, सब चीजें क्या होती हैं इसमें इम्प्रूव होती हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो इन चीजों को इम्प्रूव करता है? एक री इन्फोर्समेंट है, जो भी हमारा अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, हम जो बिहेवियर बच्चे से चाहते हैं उसको हमें क्या करना चाहिए? री इन्फोर्स करना चाहिए, ताकि अगर जैसे कोई बच्चा सही जवाब दे रहा है हम उसे शाबाशी देते हैं, है ना? इसी प्रकार से कई बारी बच्चा दूसरे स्टूडेंट की अपने हेल्प कर रहा है ना? तो वो जो डिजायरेबल बिहेवियर है, जब वो बच्चे की हेल्प कर रहा है तो उसकी हमें प्रेज करनी चाहिए, ताकि बाकी बच्चों के लिए भी वो एक रोल मॉडल बने। तो हमें जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको री करना चाहिए, और जो नॉट एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, अनडिजायर्ड बिहेवियर है, उसके लिए भी टीचर को रिस्पॉन्स देना चाहिए। उसके लिए भी टीचर को बच्चे को कहना चाहिए कि योर बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेड, है ना? चाहे वो वर्बल बच्चे को आई कांटेक्ट के साथ दे, चाहे वो सॉरी नॉन वर्बल तरीके से आई कांटेक्ट के साथ दे, चाहे वो वर्बल तरीके से बच्चे को अपने पास बुलाकर उसको बोले कि तुमने ये गलत काम किया है, तुमने चोरी करी है, तुमने बच्चे को बुली किया है, दिस इज नॉट गुड, है ना? अब स्टाफ स्टूडेंट रिलेशनशिप भी क्या होते हैं इससे इफेक्ट होते हैं इससे। नेक्स्ट है, what are the approaches that contribute to the promotion of positive behavior in classroom? ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं ये 4-5 अप्रोचेस से ही निकल के आई हैं, जो रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं हम, है ना? या क्लासरूम सपोर्ट की बात कर रहे हैं। पहली अप्रोच है बिहेवियरल अप्रोच, सेकंड है साइकोडायनेमिक अप्रोच, थर्ड है सिस्टमिक अप्रोच, एंड द फोर्थ वन इज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अब जो बिहेवियरल अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच हमेशा यही कहती है कि यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट फॉर डिजायरेबल बिहेवियर ना, एंड विड्रॉल ऑफ रीइंफोर्समेंट थ्रू इग्नोरिंग अनवांटेड बिहेवियर। हमें जो अनवांटेड बिहेवियर है उसको हमें बच्चे को इस तरीके से रीइंफोर्स करना है कि ये चीज हट जाए उसके बिहेवियर में से, है ना? रीइंफोर्स करने का मतलब उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देनी है। साइकोडायनेमिक अप्रोच, साइकोडायनेमिक अप्रोच इम्फेसाइज करती है रिलेशनशिप्स के साथ, है ना? सिक्योर एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। जब बच्चे और स्टूडेंट के बीच में ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप बिल्ड अप हो जाता है तो बच्चा अपनी सारी प्रॉब्लम जैसे पेरेंट्स के साथ डिस्कस करता है वैसे ही वो प्रॉब्लम अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करना शुरू करता है। तो जो साइकोडायनेमिक अप्रोच है ये भी एक सॉफ्ट स्किल्स है, जिसमें टीचर जिसमें टीचर का जो रोल है वो बिल्ड जो ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड करने के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। अब सिस्टमिक अप्रोच जो है
सिस्टमिक अप्रोच का जो मेन जो उसका की पॉइंट है वो है नो ब्लेम अप्रोच। इसमें हमें किसी को भी ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि अक्सर होता है ऐसे, कोई भी जो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर है, जो कोई भी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है, वो आइसोलेशन में नहीं पैदा होता है। उसके पीछे कई कारण होते हैं। हो सकता है सोशल कारण उसके पीछे हो, उसका इमोशनल एस्पेक्ट उसके पीछे हो, उसका एनवायरनमेंट उसके साथ कंट्रीब्यूट कर रहा हो, तभी उसने इस तरीके का बिहेवियर आउटलेट किया। अब इसमें क्या होता है कि हमें ब्लेम नहीं करना है कि किसके कारण बच्चे का जो बिहेवियर था वो इस प्रकार से हुआ, बल्कि हमें ये करना है कि हमें एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाना है जिसमें हमें स्कूल को भी लेना है, स्टाफ को भी लेना है, उसके साथ के फ्रेंड्स को भी लेना है ना, ताकि बच्चे का जो वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहती है कि जब बच्चा ये फील करता है कि जो भी टीचिंग हो रही है ये लर्नर सेंटर्ड है, ये मेरे अकॉर्डिंग हो रही है ना, मेरी नीड्स का ध्यान रख कर हो रही है, तब बच्चा अच्छा लर्न करता है और वो क्लास में उस तरीके का डिसएंगेजमेंट भी नहीं शो करता। वो प्रॉपर क्लासरूम बिहेवियर में आ जाता है कि एक जो सेटअप चाहिए क्लासरूम के लिए वो उसी तरीके से बिहेव करता है। जो लास्ट टॉपिक है वो है हाउ टू मैनेज द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन क्लासरूम। अभी हमने प्रेजेंट डे में सबने देखा कि एकदम से शिफ्ट हो गया है ना, हम हमेशा क्लासरूम्स की जो बात करते हैं, हम ट्रेडिशनल क्लासरूम की बात करी हमने अभी तक जो भी करी, लेकिन आज जो समाज को या ना जो नीड ऑफ द आवर है वो है शिफ्टिंग ऑफ मतलब क्लासरूम। हमारी क्लासरूम ही शिफ्ट हो गए फ्रॉम ऑफलाइन, नाउ वी आर टीचिंग ऑनलाइन क्लासरूम, है ना। एक इसमें जोक भी बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुआ इन दिनों में, ये पीछे कोविड में जब क्लासरूम्स ऑनलाइन चल रही थी, तो एक बच्चा अपने पेरेंट्स को कहता है या अपने टीचर को कहता है कि आप पहले मुझे मोबाइल स्कूल में लाने नहीं देते थे, अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि स्कूल मोबाइल पे चल रहा है ना। अब ये जरूरत बन गई है आज के समय की, जिसमें कि हमें अपना मोड को शिफ्ट करना पड़ा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी अभी यही डिस्कस हुआ है कि जितने भी जो भी हमारा मेथडोलॉजी है, इसमें ब्लेंडेड टीचिंग की बात करिए, ब्लेंडेड लर्निंग की बात करिए, इवेल्युएशन भी ब्लेंडेड हो गई है। ब्लेंडेड मीन्स कुछ ऑफलाइन सिस्टम से काम करेंगे, कुछ ऑनलाइन सिस्टम से काम करेंगे, चाहे वो 60-40 का रेशो हो, चाहे 80-20 का रेशो हो। पहले 100% हमारा ऑफलाइन होता था, अब उसने उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि दोनों टाइप की जो टीचिंग है, दोनों टाइप की टीचिंग को हमें कोलैबोरेट करना है। ऐसा ना हो कि सिर्फ हमारा फोकस क्या रह जाए, ऑफलाइन टीचिंग में रह जाए। अब ऑनलाइन क्लासरूम टीचिंग जब से शुरू करी है, तब से टीचर्स के लिए भी एक बड़ा बड़ा ये शुरू में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजिकल एंग्जाइटीज होती हैं सबको, है ना, कि मैं टेक्नोलॉजी को कैसे डील करूंगी। और कई बारी प्रॉब्लम टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस भी आते हैं जब हम टीच कर रहे होते हैं, है ना। कुछ टीचर्स को कंप्यूटर फोबिया भी होता है, सिर्फ टीचर्स को नहीं, बच्चों को भी होता है कि कैसे हम पढ़ाई कैसे करेंगे, है ना। कई बारी हमें लगता है कि मैं कोई ऐसा बटन ना दबा दूं, गलत एंटर ना कर दूं जिससे मेरी स्क्रीन डिलीट हो जाए, या मैं टीचर को डिस्टर्ब कर दूं। इस तरीके के फोबियाज भी होते हैं। अब जो ये सारे जो ऑनलाइन क्लासरूम्स में जो फोबियाज थे, एंग्जाइटी थी, इन सब का असर ना इनडिसिप्लिन में भी बहुत ज्यादा पड़ा। बच्चों ने क्या किया, टीचर ने तैयारी करी है, टीचर प्रेजेंट कर रहा है क्लासरूम में, वो फेक आईडी से एंटर कर रहा है कोई, और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, या रॉन्ग आईडी बनाकर टीचर को अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, या बच्चों को कुछ इस तरीके के वर्ड्स बोल रहा है जिससे क्लासरूम का माहौल सारा खराब हो रहा है ना। बच्चा चीटिंग कर रहा है। चीटिंग कैसे कर रहा है कि उसने अपना सिस्टम तो ऑन कर दिया, टीचर वहां से अपना लेक्चर दे रहा है, वो खुद सो रहा है, वो है ना, सिर्फ स्पीकर पे ऑन करके वो चला गया है दूसरे रूम में, और वहां पे उसकी अटेंडेंस लग रही है उसकी, है ना। दिस इज द पार्ट ऑफ चीटिंग। दूसरी चीज क्या है कि वो चीट कर रहा है, अगर कोई इवेल्युएशन हो रही है, एग्जाम्स हो रहे हैं, वो तो साथ में दूसरी बुक रख के सामने सामने रखी हुई है उसने। बच्चा झूठ बोल रहा है। कई बारी बच्चे कॉन्टिन्यूअसली 5-5 दिन क्लास नहीं लगा रहे थे ऑनलाइन, जब टीचर उनसे पूछ रहा है तो वो कह दे रहा है कि मेरा मोबाइल खराब हो गया, मेरे पास कुछ हमारा इंटरनेट की कनेक्टिविटी इशू आ रहा है ना। टीचर कुछ बोल रहा है कि वो बच्चा झूठी वहीं से दूसरी तरफ से एंड से कह रहा है कि टीचर को कह रहा है कि योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, योर स्क्रीन इज नॉट शोइंग, है ना। टीचर बेचारा बार बार ये पूछ रहा है, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, है। बच्चे झूठ भी बोल रहे हैं, बच्चे बुली भी कर रहे हैं, ऑनलाइन बुली भी कर रहे हैं ना। वो कुछ भी स्क्रीन पे लिख दे रहे हैं किसी टीचर के बारे में, किसी अपने स्टूडेंट फेलो फ्रेंड के बारे में,
है ना। और वो जो भी सॉफ्टवेयर में जो भी हम लिख रहे हैं वो ऑन रिकॉर्ड रह रहा है हमेशा लाइफ टाइम के लिए। और जिस बच्चे के साथ वो इस तरीके का बिहेव कर रहा है वो बच्चा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करता है फिर। ये सारी इस टाइप के बिहेवियर हमने ऑनलाइन क्लासरूम में देखे। तो कुछ टिप्स हैं कि जिससे हम ऑनलाइन क्लासरूम को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी को यूज करने से पहले एक बारी उसको टीचर को टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए, है ना। ड्रिल, मॉक ड्रिल जरूर करनी चाहिए कि जब मैं बिफोर यूजिंग एनी टेक्नोलॉजी मैं उस पे 1 या 2 बार प्रैक्टिस करूं। क्योंकि अब हम ट्रेडिशनल क्लासरूम में तो जा नहीं रहे हैं, जो हमने बचपन में देखा था अब हम एज अ टीचर देख रहे हैं। अब वो सारी चीजें चेंज हो गई हैं आज के माहौल में, है ना। हमें स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए कोई भी नॉर्म्स बनाने के लिए, ऑनलाइन नॉर्म्स जैसे बन रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लास लगनी है तो बच्चा सुबह उठ रहा है, अपना उसने कैमरा स्क्रीन ऑफ कर दी है, अभी वो बेड से उठता है, उठते साथ ही अपना स्क्रीन ऑन कर लेता है ना। वो फुली अपने आप को ना ड्रेसअप फुली प्रॉपरली कर रहा है, ना वो अटेंटिव होके बैठ रहा है ना। वो साथ में सिस्टम पड़ा हुआ है, खुद लेटा हुआ है वो, है ना, सोने जा रहा है वो तरीका नहीं है लर्न करने का कोई भी चीज का। हमारी अटेंटिवनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे कुछ रूल्स बनाने के लिए हमें सिर्फ टीचर को नहीं रूल बनाने हैं, हमें स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करना है उन रूल्स के लिए कि आप हमें एक नॉर्म्स बना के दो कि आप क्या चाहते हो, किस तरीके से ऑनलाइन क्लासरूम को हम अच्छे से मैनेज कर सके, है ना। हमें एंगेजमेंट के ऊपर एम्फेसाइज करना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट को एंगेज नहीं करेंगे ऑनलाइन टीचिंग में, वो धीरे धीरे हमें दिखना बंद हो जाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि वो गायब हो जाए, वो क्लासरूम में आए ना, है ना। हमें बच्चों के साथ प्रॉपर कनेक्शन मेंटेन करना है। मतलब अब कई बार हमने देखा कि ऑनलाइन टीचिंग में एक साथ 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 1000 स्टूडेंट्स बैठे हैं, है ना, हम उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो टीचर को महीने में एक बारी 1-to-1 सेशन जरूर लेना चाहिए, स्मॉल ग्रुप्स में सेशन लेना चाहिए, जिससे बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उसको डिस्कस कर सके। टीचर को जब भी टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएटेड करना है अपने आप को, तो उसको स्लोली स्टार्ट करना चाहिए। जैसे हमने देखा होगा ये कोविड पीरियड में जो अभी भी चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, जिसमें ऑनलाइन क्लासरूम्स चल रही हैं। तो टीचर जो इनिशियल स्टेज पे जो टीचर की कंपिटेंसी थी टू यूज द टेक्नोलॉजी और जो आज है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन स्लो शुरू के कुछ टाइम पे वो चीजें क्या थी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल थी टीचर के लिए। जो कुछ क्लासरूम टूल्स हैं जैसे गूगल क्लासरूम है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग।